आज हमारे साथ हैं पार्थ। As a stupid 16-year-old, I thought कि मुझे इस world के highest peak से sunrise देखना है. And 9 years later, I was standing on the highest peak in the world, looking down at the world, watching that sunrise. और पार्थ 1000 से भी ज़्यादा ट्रैक्स कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। 2 साल डिलीजेंटली मैंने तैयारी की कि मैं उस काबिल बनूं कि विदाउट ऑक्सीजन में क्लाइंब कर पाऊँ. एवरेस्ट कितना खतरनाक है, इंसान वापस नहीं आता. पैरों के बीच में से देख रहा हूँ ना मैं नीचे, तो 11,000 फीट का ड्रॉप दिख रहा है मेरे हाथ में. अंदर इतने ठंड में पसीना आ गया अंदर. क्रेजी मैन. शेरपास क्या है? 99% people, including me, who climb Everest, will not be able to climb Everest if it is not for the Sherpas. सबमिट तो कर लेते हैं पर वापस आने के लिए जो एनर्जी है वो उनके पास नहीं होती। मैं सबको कहता हूँ, अगर आप देख रहे हो पहाड़ चढ़ना है, अपना सामान खुद नहीं उठा सकते तो आपकी औकात नहीं है पहाड़ चढ़ने की. बेयर वाला इंसिडेंट, मनाली में थे हम लोग, जैसे मैंने कहा, एंड बेर आ गया सामने. हम लोग 4-5 लोग थे. क्या आपका कभी कोई इनकाउंटर हुआ ऐसे योगी से? एकदम स्ट्रेट बैक, पतला एकदम. उन्होंने कहा मैं 250 साल का हूँ. उन्होंने मेरे सर पे हाथ मारा ऐसे, मैं आउट हो गया, बेहोश हो गए. बेहोश. तो येटी बहुत फेमस है। हम एवरेस्ट पे थे, बेस कैंप पे. अबे बाहर से ऐसे आवाजें आ रही चारों साइड से. टेंट को हिला रहे, मालूम पड़ रहा है कुछ तो है बाहर. मैं देख रहा हूँ पैर उसके ऐसे 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 चल रहे. बोलो ये क्या हो रहा है. एक सवाल पूछा उसने, वर यू एबल टू ब्रिंग हिज बॉडी डाउन. मुझे गूज़बम्स आ गए। जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि हर एक की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो लोग ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ के यार पहाड़ों में जाएंगे। सबका ऐसा रिटायरमेंट प्लान यही होता है कि पहाड़ों में एक छोटा सा घर होगा, वहाँ रहेंगे. सो आई थिंक अराउंड 2021 आई हैड दिस ड्रीम कि मुझे ये करना है. और मैं बस एक दिन अपनी गाड़ी लेके निकल गया पहाड़ों में. और वहाँ एक थतारना करके मैं धर्मशाला है, धर्मशाला से ऊपर है मैक्लोडगंज. करेक्ट. मैक्लोडगंज के ऊपर एक गांव है जो है नड्डी, जहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं. वो नड्डी में एक होम स्टे था सबसे ऊपर. अच्छा. वहाँ पे उस होम स्टे में मैं 1 महीने के लिए रहा. और 1 महीना मैंने वहाँ पे बस वो पहाड़ों वाली लाइफ जी. और वहाँ पे आसपास सब ट्रैक वगैरह था और वो सब ट्रैक्स भी हम लोग करते थे. तो वहाँ पे मैंने एक पोइट्री लिखी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ. ऊपर पहाड़ पे अकेले हम गुलजार साहब. तो शुक्रिया. सो वो पोइट्री मैं बोलूँगा कि मैं इतना कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, कई बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम लिखते हैं तो बहुत ही अमेजिंगली वो लिखा है. कि उस टाइम ये था कि सब लोग बोल रहे थे कि यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप पहाड़ों पे जा रहे हो 1-1 महीना. मुझे आज भी बोलते. सो मैंने कहा कि चलो ठीक है जैसा भी है. तो मैंने लिखा कि तू किससे है भागता. अब लोग पूछ रहे हैं मुझसे तू किससे है भागता, तुझे क्या है पाना. सब जहाँ चल रहे हैं वो रास्ता सही तो है, तुझे अपना रास्ता क्यों है बनाना. तू किससे है भागता, तुझे क्या है पाना, जहाँ सब चल रहे हैं वो रास्ता सही तो है, तुझे क्यों अपना रास्ता है बनाना. रात भर जग कर क्या होगा बेटा, कल सुबह तुझे ऑफिस भी है जाना. बिस्तर नरम है, जेबे गरम है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए. तू किससे है भागता, तुझे क्या है पाना. अभी उम्र है, ज़िंदगी सवार ले. सब लोग बोलते हैं कि यार ठीक है ना, अभी तो लाइफ सेट करो, बाद में जब पैसे होंगे पैसा तो कमा लो, घर बसा लो पहले. तो अभी उम्र है, ज़िंदगी सवार ले. ये नदियाँ ये पहाड़ सब यहीं तो है, इन्होंने कहाँ है जाना. ये किसकी खोज है, ज़िंदगी का सफ़र या सब है बहाना. तू सच बता, तू किससे है भागता, तुझे क्या है पाना. सो मैं उन्हें बोलता हूँ, अब मैं आंसर कर रहा हूँ लोगों को कि मैं बोल भी दूँ तो क्या सुनने से ज़्यादा समझ पाओगे. और अगर क्या समझ पाए तो क्या कुछ दूर मेरे साथ आओगे. क्या बात. माना बिस्तर नरम है, पर ये ज़िंदगी की भाग दौड़ में चैन की नींद तो कहाँ गायब है. क्या समझ गई तुम तो ये लाखों के झूमर से निकलकर इन तारों के तले मेरे साथ आओगे. चलो छोड़ो, बता भी दिया तो तुम सुन तो लोगे पर समझ नहीं पाओगे. जीत भाई एक बार हाथ मिला लो. जो 1 घंटे में मैं नहीं कह पाऊंगा वो आपने इन चंद लाइंस में कह दिया. थैंक यू सो मच. बिकॉज वही बात है ना, हम पहाड़ों में जाते हैं और जिस भी इंटरव्यू में या जिसको भी मिलूं पूछता है मुझे
पहाड़ क्यों चढ़ते हो, मैं जवाब दे ही नहीं पाता बिकॉज वो जवाब शब्दों में उसको बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया उसको पता है। ट्रू। सो जैसे आपने कहा मैं कह भी दूंगा, समझ पाओगे? बहुत मुश्किल है समझाना इसको। जो इंसान उन पहाड़ों में गया नहीं है ना, वो कभी नहीं समझ सकता कि क्यों लोग महीनों तक वहाँ जाके बैठते हैं, क्यों लोग महीनों तक अपना समय उस चीज़ पर देते हैं। तो सबसे पहले 100%। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आज हमारे साथ हैं पार्थ, और पार्थ 1000 से भी ज़्यादा ट्रैक्स कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। और माउंट एवरेस्ट जो सभी का सपना है, जितने भी लोग माउंटेन्स का सपना देखते हैं, माउंट एवरेस्ट उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और 15 साल की उम्र में इन्होंने वो सपना देखा, और 24 साल की उम्र में आपने वो सपना कंप्लीट किया। करेक्ट, 9 साल लगे मुझे। 15 साल के छोटे से उम्र में, जैसे मुझे याद है ना, मैं जो हमारे महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट पीक है कलसुबाई, वो ट्रैक पे गया था मैं। क्यों गया था? 10वीं की छुट्टी थी, 10th बोर्ड एग्जाम्स के बाद, एंड इट वाज अ 3 month ब्रेक, और घर पे कुछ नहीं कर रहा था। तो पापा मम्मी परेशान कि कुछ सीखता नहीं है नया, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट नहीं खेलता है, कुछ नहीं, घर पे पड़ा रहता है पूरा दिन। एंड आई नो प्रॉब्लम, मैं घर पे आराम से मस्त था। तो एक शाम को पापा न्यूज़ कवरेज देख रहे थे, ऐसी रैंडम इवनिंग, पापा घर पे बैठे। 24 साल की उम्र की बात, 15 साल की उम्र जब मैंने स्टार्ट किया था 2010 में, 10वीं के एग्जाम के बाद। न्यूज़ देख रहे, मुझे बोलते यार ये देख, न्यूज़ पे क्या आ रहा था, अबाउट अ 16-year-old बॉय फ्रॉम नोएडा हु क्लाइम्ड एवरेस्ट। 16 साल की, मुझसे 1 साल बड़ा बस। एंड स्टार्टिंग में मैं वो न्यूज़ देख रहा था, मेरे माइंड में ये था कि पापा मुझे ये इसलिए दिखा रहे कि बोले ये कहना चाहते हैं कि देख तेरे उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं और तू क्या कर रहा है करके। ट्रू। लेकिन जब मैंने एक बार देखना वो स्टार्ट किया, वो लड़का जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन कर रहा था, उसकी मेहनत, उसका एवरेस्ट का एक्सपीरियंस, और खास करके उसने जो सनराइज देखा था, ये देखते हुए मुझे कुछ हुआ यार। मैंने पापा को ऐसे ही, बोलने के थोड़े पैसे लगते, बोल दिया मैंने ये पापा मुझे भी एवरेस्ट क्लाइम करना है। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि तेरे से 10th की एग्जाम क्लियर होने वाली है नहीं, तू एवरेस्ट की बात कर रहा है। उनको लगा कि शायद थोड़ा ज़्यादा भूल गए, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये वीकेंड को मेरा दोस्त ट्रैक पे जा रहा है, ही ऑर्गेनाइजेस ट्रैक्स, व्हाई डोंट यू गो विद देम। तो देख तू क्या है, पहाड़ चढ़ना, कुछ तो करेगा, घर से तो निकलेगा। तो गया मैं, एंड मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रैक था 30-40 स्ट्रेंजर्स के साथ। एंड मैं एज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट, मैं इतना घबराया हुआ था दुनिया से इन माई ग्रोइंग अप ईयर्स कि मैं अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस ना कर पाऊँ। अगर इंट्रोड्यूस करना है तो मेरे पसीने छूट जाते थे, मैं लोगों से दूर रहता था। वहाँ तक कि स्कूल में जो लंच ब्रेक होता था, डब्बा खा के हाथ धोने टॉयलेट भी नहीं जाता था, क्योंकि रास्ते में लोग मिलेंगे, बात करनी पड़ेगी। उतना मैं लोगों से डरना नहीं था, बट मैं खुद से इतना अनकंफर्टेबल था, आई नेवर फेल्ट एट होम। यहाँ पे 30-40 स्ट्रेंजर्स के साथ जाना था, तो गया मैं, एंड बस से उतरा रात को पहाड़ों में, गांव में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक यार आई हैव कम होम। व्हाई? आई डोंट नो, फॉर द फर्स्ट 15 years ऑफ माई लाइफ मेरे घर पे भी मुझे घर जैसा नहीं लगा था, जैसा मुझे ये पहाड़ों में पहली बार बस से उतर के लगा। इट वॉज लाइक घर वापसी हुई है। ये फीलिंग को एक्सप्लेन कैसे करूं मुझे नहीं पता, बट जब थके हारे घर पहुंचते हो तो कैसा लगता है इंसान को, वैसा मुझे 15 साल में पहली बार लगा उस गांव में, बारी विलेज। एंड वो ट्रैक किया हमने, एंड ऊपर से सनराइज होते हुए देखा। एंड वो सनराइज होते हुए जब मैं देख रहा था, तब मुझे बस ये एक ही चीज़ माइंड में आई कि वो 16 साल का लड़का जिसने सनराइज देखा था दुनिया के सबसे ऊंचे पीक से, वो तो इससे और कितना ही खूबसूरत होगा, मुझे भी देखना है। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ दैट नो मैटर व्हाट इट टेक्स, मुझे इस लाइफ टाइम में एवरेस्ट क्लाइम करना है और वो सनराइज देखना है यार। तो वहाँ से कहीं ना कहीं दैट्स हाउ एवरी ड्रीम स्टार्ट्स। जब एवरेस्ट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बस ठीक है, माउंटेन है और चढ़ लिया और हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। पर एवरेस्ट कितना खतरनाक है या कितनी बड़ी चीज़ है, वो थोड़ा ऑडियंस को बताइए। दुनिया में कितने 8 बिलियन लोग हैं आज, उसमें से सिर्फ 7,000 लोगों ने आज तक क्लाइम किया है, सक्सेसफुली सबमिट किया है। 10% डेथ रेट रही है वहाँ पे, मतलब
10 में से 1 इंसान या 100 में से 10 इंसान वापस नहीं आता. सो 10% डेथ रेट है वहाँ पे. एंड वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि वहाँ पे कंपेयर टू सी लेवल सिर्फ 30% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में. लोगों को लगता है कि फाइटिंग हार्ड है, क्रिकेट हार्ड है. उनको कोई आइडिया नहीं है जब नेचुरल एलिमेंट्स से सामना हो, जब -60 डिग्रीज से सामना हो, जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं से सामना हो, तब जो हेल्पलेसनेस फील होता है वो आपको किसी फाइटिंग रिंग में या किसी स्टेडियम में फील नहीं होगा. चाहे पूरा देश आपको देख रहा है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे हो, आपको लग रहा है कि वो हार्ड है, तो आपने अभी तक ये पहाड़ों के मैदान में उतरे नहीं हो. तो इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स फिजिकली, बट एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग थिंग्स इन द सेंस जितना मुश्किल आप करते हो काम, उतना रिवॉर्ड्स भी ज्यादा है. ट्रू. एंड पहाड़ चढ़ने के रिवॉर्ड्स एकदम आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मैं सच बोल रहा हूँ. वहां पे जाके जब आपको मैं कहता हूँ कि जितने एक्सपीडिशंस पे मैं जाता हूँ मेरे लेयर्स खुलते हैं. लेयर्स फॉर व्हाट? टू गेट टू नो माई सेल्फ बेटर. हम लोग बहुत सारे लेयर्स में छुपे हुए हैं, हमारा ट्रू सेल्फ. तो जो कोई साधना तोड़ नहीं सकता ना, वो पहाड़ों में जाके आप अपने आप को पहचान सकते हो. यस. और मैंने ये भी पढ़ा कि आपने जो एवरेस्ट है वो नॉर्मली जो लोग नेपाल की साइड से क्लाइम करते हैं वहां से नहीं किया. हाँ जी. जो उसका दूसरा साइड है वहां से, तिब्बत साइड से, वहां से क्लाइम किया आपने एवरेस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. देखो ना, मैं क्यों, बहुत ही स्टूपिड रीजन है. लोगों को लगता है बहुत ही कैलकुलेटेड रीजन होगा, लेकिन जब 2010 में ये पहाड़ चढ़ के वापस आया था मैं कल सुबह ही, तो तभी नया घर पे कंप्यूटर आया था. वो बॉक्स वाले कंप्यूटर होते थे ना, वो आया था विंडोज 98 वाले, वो जमाना. तो इंटरनेट पे गया मैं और माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन टाइप किया मैंने, तो एक वीडियो आया. तो वो वीडियो था, वो आज भी यूट्यूब पे है, अबाउट अ एक्सपीडिशन. 2004 का एक्सपीडिशन था. ये नॉर्थ ईस्ट साइड से, जो कि तिब्बत साइड से है. आने वाले 2-3 साल एवरी डे वही वीडियो में देखता था. तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एवरेस्ट मतलब तिब्बत साइड बन गया. तो और कोई रीजन नहीं है. जो लोग एवरेस्ट को नहीं जानते उनको बताओ ये 2 साइड का मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है. करेक्ट. सो एवरेस्ट शेयर करता है बॉर्डर 2 देश का, नेपाल एंड तिब्बत. 95% पीपल हु क्लाइम एवरेस्ट क्लाइम फ्रॉम नेपाल साइड. जैसे जो पहला सक्सेसफुल क्लाइम भी हुआ था बाय सर एडमंड हिलरी एंड शेरपा तेंजिंग नोरगे, उन्होंने भी जो क्लाइम किया था वो 1953 में नेपाल साइड से क्लाइम किया था. ओके. सो नेपाल साइड जो है इट इज टेक्निकली इजी टू क्लाइम कंपेयर टू द टिबेटन साइड. जैसे जो टेरेन है दैट इज कंपैरेटिवली इजियर. तिब्बत साइड इज मच मोर स्टीपर, मच मोर रिस्कियर, एंड बिकॉज इट इज मच मोर स्टीपर आप ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी गेन करते हो, तो बॉडी को एक्लेमेटाइज करने का मौका नहीं मिलता है उतना जितना आपको नेपाल साइड से मिलेगा. बट नेपाल साइड से एक सेक्शन है, बेस कैंप से आप निकलते हो कैंप 1 की तरफ जाने के लिए, खुम्बू ग्लेशियर. ये बहुत ही फेमस, मैं कहूँगा इनफेमस सेक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम डेथ जो एवरेस्ट पे हुई है वो खुम्बू ग्लेशियर में हुई है. तो नेपाल साइड का एक हार्ड पार्ट कहूंगा विच इज द खुम्बू ग्लेशियर, वो इस तरफ नहीं है. लेकिन बाकी और दूसरे जो भी फैक्टर्स होते हैं, विंड्स, टेम्परेचर्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, तिब्बत साइड काफी उसका प्रमाण ज्यादा है. यस. आपने बीच में शेरपास की बात की, क्या मतलब डिफरेंस है, क्या क्या करते क्या है ये? सो शेरपा बेसिकली प्रोफेशन नहीं है, एक कम्युनिटी का नाम है. ओके. जैसे जैन हो गए, बुद्धिस्ट लोग हो गए, वैसे शेरपा लोग हैं. ये ओरिजिनली आते हैं टिबेटन प्लेटो के गांवों में से, देन इवेंचुअली वो लोग नेपाल शिफ्ट हुए. दे आर पीपल बोर्न इन द माउंटेन्स हु आर जेनेटिकली मोर इवॉल्व्ड टू क्लाइम. ओके. जैसे उनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड में वही ज्यादा है. जैसे हम सी लेवल के लोग हैं तो हम लोग अडेप्टेड है सी लेवल के लिए. वो लोग पहाड़ों में पले बड़े हैं, तो उनको पहाड़ों की लाइफ ज्यादा सूट होती है. Okay. तो नेचुरली दे आर बेटर एज गाइड्स, मोर स्ट्रॉन्गर देन अस एंड मोर इवॉल्व्ड टू क्लाइम बेटर. So they also do mountain trainings or something, or they don't do that?
अगर आपको गाइड बनना है देन यू हैव टू गो थ्रू द कोर्सेज विच आर देयर, बिकॉज एक होता है फिट होना, वो तो वो नेचुरली है ही, तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग यहाँ वहां करके दे विल रीच दैट लेवल, बट एक होता है स्किल्स, वो आप पैदा होके आपको ना वैसे नहीं होता, वो सीखना पड़ता है. So if they want to be qualified certified guides, then they have to go through the proper training. So वो courses करके then they are ready to be expedition guides. Okay. And वहाँ पे पहाड़ों पे जो आपने शेरपा की बात कही, एक चीज कहे बिना इसको एंड नहीं कर सकते. 99% people like me, including me, who climb Everest will not be able to climb Everest if it is not for the Sherpas. क्या मतलब? सारा हार्डवर्क पहाड़ पे जो भी करना होता है, लोड उठाने से, टेंट सेटअप करने से, हमारा खाना बनाने से, रूट ओपन करने से, जो भी हार्डवर्क है वो सारा वो करते. वो आई लिटरली से मैं बहुत जगह पे ये बोलता हूँ कि वी ऑलमोस्ट क्लाइम माउंटेन्स ऑन द बैक ऑफ द शेरपास, बिकॉज ये सारे हार्डवर्क अगर आप क्लाइंबर्स को करने को लगाओ, इंक्लूडिंग मी, 99% लोग क्लाइंब नहीं कर पाएंगे. सो इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट ये पॉडकास्ट वगैरह हो पा रहा है मेरा. सो द रियल हीरोज आर देयर मैन. दे आर एक्चुअली अ सुपर ह्यूमन. वो आपसे कम एक्सरसाइज या कम ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी वो आपसे ज्यादा लोड उठा पाते हैं. Absolutely. मतलब एवरेस्ट पे लोड उठाना इज द बिग थिंग. यस, वन ऑफ द हार्ड थिंग्स. जैसे आपने ये लोड की बात उठाई, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग कैसे लोड को मैनेज करते हैं. ब्रश होता है ना, टूथब्रश, उसका आगे का डांडी काट देते हैं. क्यों? ताकि उसका 10 ग्राम बच जाए. ऐसे पकड़ के ब्रश करते कि वो स्टिक को एक्स्ट्रा उठा के क्यों लेके जाना. टूथपेस्ट जो होता है पूरा खाली कर देते हैं उसको, ताकि जस्ट 1-2 ब्रश के लिए जब हम ऊपर जाए उसके लिए. तो इतनी छोटी छोटी चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है. 1-1 ग्राम उस ऑल्टीट्यूड पे 1-1 किलो की तरफ फील होता है. और शेरपा कितना उठाते होंगे? शेरपा ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 25 and 35, 25 to 40 kg के बीच में कहीं ना कहीं 40 किलो उठा के वो लेके जाते हैं. Yes. और एक नॉर्मल क्लाइंबर के पास वेट कितना होता है? हम लोग के पास होता है 15 kg. 15 kg के आसपास. और इसमें भी आप 5-7 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जाते हैं. यस, हम लोग तो यार शहर में पले बड़े, एंड खास करके मैं आई एम नॉट अ गिफ्टेड क्लाइंबर, राइट. मेरा ऐसे कोई फैमिली में एडवेंचर का बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैं स्पोर्ट्स खेल के बड़ा हुआ हूँ. जैसे बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं, उन्होंने बचपन से कोई स्पोर्ट्स खेला है, स्टेट्स वगैरह में खेले हैं. मैं मैदान से दूर रहता था. आई यूज्ड टू हेट स्पोर्ट्स उस लेवल तक कि अगर स्कूल में पीटी पीरियड है, मैं कोने में जाके छुप जाता था ताकि मुझे भगाए ना ये लोग. रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा. इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है. सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी. कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट. टोटल तब भी कितने कॉस्टिंग पड़ती है? 5 to 6 लाख रुपीस के गेयर्स आते हैं. और एवरेस्ट एक्सपीडिशन एज अ होल में अगर बात करूं तो मिनिमम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एवरेस्ट तो पहाड़ है, जाके चढ़ना है, चढ़ जाएंगे. नहीं, एवरेस्ट चढ़ने में पैसा लगता है. अरे पैसा लगता है, और बहुत 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 पैसा लगता है. 30-35 लाख रुपीस का खर्चा होता है. मैं सबको कहता हूँ, अगर आप देख रहे हो पहाड़ चढ़ना है तो एक बात है ना, ईगो पे बांध के ले लो इसको ना, कहीं ना कहीं. अच्छा, हेल्दी ईगो इज ओके. अपना सामान खुद नहीं उठा सकते तो आपकी औकात नहीं है पहाड़ चढ़ने की. ट्रू. एकदम ब्लंटली बोल रहा हूँ. यू हैव टू बी सो स्ट्रांग कि एटलीस्ट अपना सामान उठा पाओ, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है और अगर आपके शेरपा को कुछ होता है, विल यू बी एबल टू हेल्प हिम? विल यू बी एबल टू सेव हिम? वो भी तो इंसान है. ट्रू. सो मेनी शेरपास हैव डाइड ऑल्सो. सो अगर आप उतने एक्सपीरियंस्ड, स्ट्रॉन्ग, फिट, ये मत सोचो कि खरीद लिया आपने उसको और आप सारा सामान उसको दो, क्योंकि वो भी इंसान है. पैसा दे के थोड़ी ना सब हो जाता है ना. ह्यूमन फैक्टर कुछ कंट्रोल में नहीं होता. और वो फेल हो गया तो आप अकेले तो नहीं कुछ भी कर सकते. फिर तो गए. अगर तुम उस पर डिपेंडेंट हो फिर तो गए तुम. थोड़ा सा ये कैंप 1-2 का समझाइए, कितने कैंप्स होते हैं और क्या आप कैसे करते हैं?
सो एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अगर आप देखो तो एक होता है बेस कैंप जो 17,500 फीट पे आता है। ओके। तो वहां से क्लाइंबिंग की शुरुआत होती है। वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? वहाँ तक यूजुअली ऐसा कार या चीज़ें जाती हैं कि चल के जाना पड़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप नेपाल से क्लाइंब कर रहे हो तो ट्रैक करके जाना पड़ता है, चल के 11 दिन लगता है आपको 11 दिन बेस तक कैंप चल के। पहुंचने में। टिबेट साइड से जा रहे हो तो वहां पे रास्ते बने हुए हैं बेस कैंप तक गाड़ी के। हाँ गाड़ी के 4 दिन लगते हैं टिबेट साइड। तो बेस कैंप दोनों साइड 17,000 फीट पे है, 17,500 फीट पे है। वहां से एक्चुअल चढ़ान की शुरुआत होती है। एवरेस्ट का टॉप है 29,035 फीट। सो ये 11-12 हजार फीट जो है उसके बीच में 4 कैंप्स लगते हैं। ओके। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, 4 कैंप है। 4 कैंप लगते हैं। सो कैंप मतलब स्टॉपेज। हाँ, जैसे 7-8 घंटा क्लाइंब किया आपने फिर और रुकने के लिए एक जगह। हाँ वहां पे रुकते हैं, टेंट्स लगाते हैं, खाना वाना खाते हैं, रात को सोते हैं और फिर अगले दिन सेम प्रक्रिया शुरू वापस। सो ये जो फेमस पहाड़ है जैसे एवरेस्ट हो गया, वहां पे तो फिक्स लोकेशंस है। तो बहुत सारे पीक जहाँ पे हम लोग गए हैं वहां पे पता ही नहीं आगे क्या है। तो 4-5 घंटे होते हैं, फिर हम लोग ढूंढने लगते हैं कि पानी का सोर्स कहाँ पे है, थोड़ी स्टेबल जगह कहाँ पे है, कहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस है कि आपको पता ही नहीं आगे क्या है, अपने आप से आप कर रहे हो। बट मैं जो कहानी आपको बोल रहा था किस तरह के नमूने आते हैं, कैंप 1 कैंप 2 के बीच में मैं चढ़ रहा हूँ, मेरे आगे पता नहीं भाई साहब मेम साहब पीछे से तो वो सूट बूट में सब एक ही जैसे दिखते हैं, कुछ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ पैर उसके ऐसे 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 चल रहे। मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद थकी है, लेकिन 15-20 मिनट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ ये शूज कुछ अजीब लग रहा है। मतलब थोड़ा अलाइनमेंट ज्योमेट्रिकली अजीब लग रहा है। मैं ब्रेक लिया उसने तो मैं देखा उसके उल्टे शूज पहने, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो लोगों को राइट और लेफ्ट बूट्स भी समझ में नहीं आते हैं, ऐसे लोग वहां पे एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हैं। एक मूवी है एवरेस्ट करके, द एवरेस्ट है कि एवरेस्ट 2015 में हॉलीवुड फिल्म। यस, हॉलीवुड फिल्म। यस, आपने देखी है? ऑफ कोर्स। कितनी एक्यूरेट है वो मूवी, एक्यूरेसी वाइज? काफी एक्यूरेट है। तो जिन लोगों ने भी नहीं चढ़ा है या जो चढ़ना चाहते हैं या जिनको एक बार इमेजिन करना है कि वहाँ कैसा होता होगा, उसको मूवी देखनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए। एंड वो मूवी है 1996 में जो स्टॉर्म की वजह से डिजास्टर हुआ था, जिसमें 11 लोगों ने एक ही रात में अपनी जान गंवाई थी। सो इसके ऊपर बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, विजुअली, इमोशनली, मेंटली कैसे होता है, इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। आपको लगता है कि मैक्सिमम लोग की डेथ का रीज़न भी ये ईगो ही होता है कि जो वो सबमिट तो कर लेते हैं पर वापस आने के लिए जो एनर्जी है वो उनके पास नहीं होती? 100%। और मैंने मेरे YouTube पे इसके ऊपर पॉडकास्ट भी बनाया था, जिसके वजह से आज जो भी माउंटेनियर्स है सारे मेरे दोस्त जो भी थे अब मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि सच बोला, सच कड़वा लगता है लोगों को ठीक है, बट आपने जो सवाल पूछा उसका मैं ये जवाब दूंगा। 95% डेथ्स एंड रेस्क्यूज दैट हैपन इन द माउंटेन्स वर अवॉइडेबल। मतलब अगर वो सही टाइम पे क्विट करते या टर्न अराउंड करते तो वो बच जाते। एंड जो 5% बाकी के डेथ्स है दे आर नेचुरल सर्कमस्टांसिस जो होते हैं, जैसे एवलांच आ गया, स्टॉर्म में फंस गए। स्टॉर्म भी चलो अवॉइडेबल है, आपको पता है अगर आने वाली है तो उसके हिसाब से। जैसे आप 96 की ये जो एवरेस्ट मूवी की बात कर रहे थे, उसका क्रक्स तो यही था कि पता है स्टॉर्म आने वाला है फिर भी पुश किया, तो फिर तो मौत आनी है। ट्रू। सोशल मीडिया पे लोग जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके जाने के बाद वो 4 दिन थोड़ा बहुत रिप के स्टेटस लगाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। पोस्ट भी नहीं डालेंगे, स्टोरी डालेंगे जो 24 घंटे बाद निकल जाएगी। हाँ। इतनी कम वैल्यू है आपकी लाइफ की, है ना, उनकी लाइफ में। हाँ। सो पहाड़ों पे जो डिसीजन है ना, वो शहरों में जो भी चल रहा है ना उसके हिसाब से आप ले नहीं सकते कि मैंने इतना लोन लिया है, या मेरे स्पॉन्सर को मैं क्या जवाब दूंगा, या मेरे फॉलोअर्स को मैं क्या लगूंगा कि यार ये तो इससे तो हुआ नहीं जबकि इसका हो गया। तो ये सारी चीजें अगर माइंड में आ रही है ना आपकी, अगर आप पहाड़ों में हो तो कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हो पहाड़ क्लाइंब करने के लिए, आप कच्चे खड़े हो अभी भी। और छोटे पहाड़ क्लाइंब करो और लोग जो एक्सपर्ट उनके साथ क्लाइंब करो। बिकॉज मैं क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ
लॉट ऑफ यंग पीपल हु लुक अप टू मी एंड मैनी अदर्स, उनको एवरेस्ट क्लाइम करना है, लेकिन उनको मेरे जैसे फॉर एग्जांपल 8-9 साल स्पेंड नहीं करने तैयारी में, उनको फास्ट इंस्टेंट अभी अभी नहीं होता. एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस. लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट्स आपने भी अपने साथ देखे होंगे, खुद के साथ भी देखे होंगे और दूसरों के साथ होते हुए भी देखे होंगे, जहाँ शायद आपके साथ में जो लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो अब नहीं हो यहाँ पे. सो 1000 से ज़्यादा ट्रैक्स कर चुके हैं. तो कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर कीजिए ताकि लोग सीखें और वो गलतियाँ ना करें. एक कहावत है हमारे फील्ड में कि द पीपल हु यू स्टार्ट द एक्सपीडिशन विथ मे नॉट बी द पीपल हु यू एंड द एक्सपीडिशन विथ. ये एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ. जब मैंने एवरेस्ट समिट किया एंड नीचे आ रहा था, समिट की कहानी बाद में सुनाऊंगा मैं. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बट समिट करने के बाद जब हम नीचे आ रहे थे एंड 80% माउंटेनियरिंग डेथ्स हैपन ऑन द वे डाउन. नीचे आते हुए होती है, क्योंकि आप पहला एकदम प्राइमल रीजन है कि आपका पूरा फोकस होता है पहाड़ चढ़ने में. समिट करना है. बट लोग भूल जाते हैं कि ऊपर पहुंचना इज जस्ट 50% ऑफ द जॉब. देयर इज नो रीजन टू सेलिब्रेट ऑन द समिट. अभी सिर्फ आधा हुआ है. द हार्डर हाफ इज रिमेनिंग. तो लोगों को ये थोड़ा सा रहता है कि भाई समिट पहुंच गए मतलब हो गया. दैट इज वन. सेकेंड रीजन इज आप लास्ट कैंप से समिट तक पूरी रात क्लाइम कर रहे हो, बिना पानी, बिना खाए, बिना आराम, बिना नींद. तो एक थकान का फैक्टर है जो 11-12 घंटा आपको समिट पहुंचने को लगता है. 11-12 घंटा क्लाइम करके कोई भी थक जाएगा, वो भी उस ऑल्टीट्यूड पे. तो नीचे आते हुए थकान की वजह से दे माइट डू सम मिस्टेक्स, take wrong decisions, wrong judgments, wrong thoughts. So 80% deaths happen on the way down. जब भी हम समिट पे थे, हमको वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आया कि ह्यूज स्टॉर्म इज कमिंग इन द नेक्स्ट 3-4 आवर्स के बीच में, दैट वेरेवर यू आर यू हैव टू टर्न अराउंड. अगर समिट के 1 मीटर भी दूर हो यू हैव टू टर्न अराउंड. सो ये आदेश आया. मैं समिट पे था लकीली जब भी ये संदेश आया. सो एवरेस्ट के समिट पे, यस, एवरेस्ट के टॉप पे. तो वी स्टार्टेड टू टर्न अराउंड एंड वी सबमिट किया आपने उस टाइम पे? यस, मैं समिट पे था जब ये मैसेज आया. ऑलरेडी समिट हो गया था. 10 मिनट 15 मिनट हम ऊपर बैठे थे तभी ये संदेश आया. मैंने बोला चलो भागना है अभी. सो हमने नीचे उतरना स्टार्ट किया. बाकी सारे लोग हमारे नीचे थे, मतलब जा रहे थे. मैं था, मेरा शेरपा मेरे आगे था, मेरा गाइड फुनरबुदाई उनका नाम था. एंड मेरे पीछे हमारा एक टीम का साथी था, वो पीछे था. हम लोग सब उतर रहे हैं और एक सेक्शन आता है स्टेप 2 करके, जिसमें एवरेस्ट मूवी में भी दिखाया वो सेक्शन. नहीं, वो हिलरी स्टेप, वो अलग है. ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये टिबेटन रूट पे आता है. ऑलमोस्ट 20-30 मीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 100 फीट ऊंचे वर्टिकल रॉक वॉल्स है जिसके ऊपर स्नो और आइस सारा कुछ है. सो उसको चढ़ना और उतरना पड़ता है. सो स्टेप 2 इज द बिगेस्ट वन, ऑलमोस्ट 150 फीट. सो हम लोग उतर रहे हैं उसको, मेरा शेरपा मेरे पहले, फिर मैं उतर गया. और स्टेप 2 मतलब क्या, आप जैसे आप उतरे, ये वॉल है एंड वहाँ पे नीचे इतना सा ही लेज है कि आप एक पैर रख पाओ. यहाँ पे 11,000 फीट का ड्रॉप. 11,000 फीट, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल कैन इवन इमेजिन कैसा दिखता है वो. 11,000 फीट का ड्रॉप. तो इतना सा वॉल, फिर जस्ट इतना सा प्लेटफॉर्म जिसके आप एक पैर रख सकते हो. हाँ, 2 हाथ जितना जिसपे एक पैर रख सकते हो. तो जैसे हम लोग रैपलिंग कर रहे हैं ना, रस्सी है, उतर रहे हैं, पैरों के बीच में से देख रहा हूँ ना मैं नीचे, तो 11,000 फीट का ड्रॉप दिख रहा है मेरे हाथों में. अंदर इतने ठंड में पसीना आ गया अंदर. क्रेजी मैन, क्रेजी. और एक क्लाइंबिंग किया था रात को, तो रात को तो कुछ दिखता नहीं है आपको, सुबह मालूम पड़ता है कि क्या है आसपास में, क्या क्लाइंबिंग किया है आपने, राइट. सो नीचे उतरे हम लोग. नीचे सुबह उतर रहे थे आप? हाँ जी, सनराइज के बाद 8-9 बजे का टाइम है ये सुबह. एंड मैं नीचे आ गया, थोड़ा रुका था मैं, और पीछे मैं देखा अचानक से आवाज़ आई कुछ. मैंने ऊपर मुड़ के देखा, वो मेरे पीछे जो बंदा था वो पूरा उल्टा हो गया. जैसे अगर दीवार है ऐसी, पैर ऊपर सर नीचे, पूरा उल्टा हो गया है वो. मैंने सोचा एक सेकंड के लिए, अरे हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट, ऐसे कैसे हो गया. क्या
ऐसे नहीं होता है, बहुत ही आप बेवकूफ़ किस्म के होने चाहिए तब जाके आपकी ऐसी हालत होगी, बिकॉज वो रस्सी आपको रोक ही लेगी, आप ऐसा उल्टा नहीं हो सकते। बट इसका हो गया, पता नहीं क्या कुछ गलती की होगी उसने रोप वगैरह में। अभी बात यह है कि ऊपर जाना वहाँ तक मतलब 15-20 मिनट जाएंगे, बिकॉज बहुत स्लो होता है मूवमेंट, एक एक कदम 2-2 कदम के बाद आपको रुक के सांस लेनी पड़ती है। तो अब मैं मेरे शेरपा को बोल रहा हूँ कि यार क्या कर सकते, इसका शेरपा किधर है, इसका गाइड किधर है? वो बोलता है वो तो आगे गया। मैं बोला आगे कैसे गया ये? फॉर वॉट एवर रीजन, उनको पता। अभी 2-3 मिनट वो स्ट्रगल कर रहा है वापस अलाइन करने को अपने आप को। अभी आप बस एक चीज इमेजिन करो, आप हेल्प कर सकते हो ऐसी जगह पे? वहां तक पहुंचने में 15-20 मिनट लगेगा एंड बहुत मुश्किल है हेल्प करना यार। इस ऑल्टीट्यूड पे लेस बांधने में भी सांस फूल जाती है, तो वहां पे आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। और इस ऑल्टीट्यूड पे एक थंब रूल है, इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक ऑन योर फीट नोबडी इज गोइंग टू कम रेस्क्यू यू। हेली नहीं आती, हेली इस ऑल्टीट्यूड पे उड़ता नहीं है। शेरपास का 15-16 लोग का टीम चाहिए एक इंसान को रेस्क्यू करने के लिए, बिकॉज फिजिकली उतना हार्ड है, एक आदमी के लिए नहीं कर सकता एक आदमी। सो इट्स वेरी हार्ड। उस ऑल्टीट्यूड पे कुछ हुआ आपको, यू आर डन, कोई बचाएगा नहीं, कुछ नहीं होता वहां पे। जस्ट अभी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं बीच में, अगर मैं वहां पे हूँ और मैं सबमिट पे हूँ और मेरे को चलने की हालत नहीं है, मर गए, खत्म, मतलब अभी जिंदा हूँ पर मैं, हाँ, और आप मेरे तो वो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? 100%। देखो ये एक बहुत ही अनसेड समझ है एक दूसरे के बीच में क्लाइंबर्स मैं जिंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं चल नहीं सकता, तो आप मुझे छोड़ दोगे? यस। और ऐसा अगले 5 मिनट में मैं आता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था इसी एक्सपीडिशन पे। इस बंदे को अभी आप ना ये एक चीज इमेजिन करो, रस्सी बांधी है सीलिंग से, आपको उल्टा लटकाया है पैर से बांध के, आप रस्सी को छू के दिखाना मुझे, नहीं छू पाओगे, नहीं कर सकता। सी लेवल पे नहीं कर सकते, 99% लोग नहीं कर सकते। ये आप सोचो 8700 मीटर्स पे ये करना, नहीं कर सकता, बैग बंदी है पीछे। तो कुछ स्ट्रगल किया उसने और देन इट स्टॉप मूविंग एंड मेरा शेरपा जैसे तैसे ऊपर गया उसके पास एंड थोड़ा हिलाया उसको, सर पे ये वो करके, सनग्लासेस निकाल के आंखों को देखा और कुछ किया उसने चेक, एंड फिर वो रस्सी पे टार्जन की तरफ लटक के मुझे पीछे बोलता है, पार्थ भाई ही इज नो मोर, देयर इज नथिंग वी कैन डू, चलो आप आगे। क्या भाई, मतलब ही इज नो मोर, मतलब अभी तो था। ऐसे टाइम पे मैं अपने आप को पूछ रहा हूँ व्हाट डू आई इवन फील, मतलब इतना ब्लैंक था कि कोई फीलिंग्स भी नहीं आ रही थी, समझ रहे हो? लोग कहते ब्लैंक, उतना ब्लैंक, उतना शॉक्ड कि कोई फीलिंग्स भी नहीं आ रही है उस मोमेंट में, कि ऐसे कैसे, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो कर सकते हैं। बेबस महसूस होता है, हाँ, एकदम हेल्पलेस, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते आप उस ऑल्टीट्यूड पे। एंड उसकी 8 महीने की डॉटर थी घर पे, 8 month old बेबी, 3 साल पुरानी शादी थी, एंड 1 महीना हमने उसके साथ बेस कैंप पे स्पेंड किया था, हमारे टीम का मेंबर था, एंड जस्ट लाइक दैट इज नो मोर, जस्ट लाइक दैट, एंड यू आर सपोज टू एक्सेप्ट दिस। आज भी कितना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सेप्टेंस, इट्स अबाउट वो तुम्हारे सामने है एंड यू कांट डू एनीथिंग। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुँचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। ये रहा रात को सोने के पहले या सोने के टाइम पे अगर ये थॉट माइंड में आ गया ना कभी, तो पूरी रात सो नहीं पाता मैं। वो विजुअल्स, वो इमोशंस, एंड वो विजुअल्स तो ठीक है, चलो वो आदमी मर गया, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मैंने बेस कैंप पे आके, बिकॉज आई वॉज द आई विटनेस, आई हैड टू बी द वन टू इन्फॉर्म हिज वाइफ। भाई वो फ़ोन कॉल जो था ना, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी को ऐसे फ़ोन कॉल करने का नौबत ना आए। आप कैसे किसी को इन्फॉर्म करोगे कि आपके 8 महीने के
बेटी के पापा, आपके हस्बैंड गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसको जब ये न्यूज़ ब्रेक किया, सेंटेंस पूछा, एक सवाल पूछा उसने, वर यू एबल टू ब्रिंग हिज बॉडी डाउन? बोला नो, वी कुडंट डू एनीथिंग। बस फोन काट दिया। क्या भाई, तो जब मुझे गूज़बम्स आ गए। आई नो, मैं मतलब ये कम से कम 100 पॉडकास्ट में ये कहानी शेयर की होगी, लेकिन हर बार जब मैं शेयर करता हूँ ना, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स होता हूँ मैं। एंड यू नो ये नाउ व्हेन पीपल टेल मी आपने एवरेस्ट किया, क्या बात है, लगता हो यार कोई क्या बात है वाली बात नहीं है। जब आप जिंदगी और मौत को इतना करीब से देखते हो, जब आप अपने साथी को ऐसे खो देते हो, एंड जब ये हुआ इंसिडेंट, जैसे तैसे अपने आप को गैदर करके वापस नीचे उतरना स्टार्ट किया, बिकॉज स्टॉर्म आ रहा है। और मेरे शेरपा ने बोला अगर तू नहीं चलेगा तो मैं तेरे को छोड़ के चले जाऊंगा। मैं बोला ओ भाई रुक 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 करके। सो हमने वॉक करना स्टार्ट किया। 15-20 मिनट बाद समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग टू मी हेल्थ वाइज, टू अ पॉइंट कि मैं बैठा, जस्ट बिकॉज इमोशनली वो ट्रॉमा। नहीं इमोशंस नहीं, हेल्थ वाइज फिजिकली कुछ हो रहा था मुझे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस इंसिडेंट के इम्पैक्ट की वजह से आपको हो रहा है या आपका डिफरेंट था? नो, कुछ अलग ही था ये। कुछ अलग ही चीज स्टार्ट हो रही है मेरे साथ। ट्रॉमा तो चलो इमोशनल है। मेरे शेरपा ने जब मुझे बोला कि आपको जाना है वरना आप मर जाओगे, तब मेरे यू नो द इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड दैट मेंटल प्रिपेयर्डनेस कम्स इन कि ओके निश्चल तत्व है, मतलब एकदम फोकस्ड होके आप चलना। अभी मैं बैठा वहाँ पे, उतनी हालत ख़राब हो गई मेरी बिकॉज ऑफ दिस न्यू हेल्थ डेवलपमेंट कि मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अभी पत्थर पे बैठा था वहाँ पे 28,000 फीट पे। अभी आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल कैन इवन इमेजिन। आप बैठे हो अभी, ठीक है, आप उठने का ट्राई करो और उठ ही ना पाओ। आप सोच रहे हो, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसा फील होगा। ये पैर ऐसे रबर जेली की तरह हो गया है सब। सेंसेशन फील नहीं हो रही, सेंसेशंस फील नहीं हो रहे और कोई पावर नहीं, हिल भी नहीं रहा। आप कितने हेल्पलेस हो। यहाँ तो चलो 4 आदमी आएगा आपको उठाने, एम्बुलेंस आएगी, वहाँ पे क्या, कुछ नहीं। सब ट्राई किया मैंने, पानी पिया, ये किया वो किया, वो उठ क्यों नहीं रहा है। मेरा शेरपा मेरे से 5 मिनट थोड़ा पीछे था। एक चीज़ बहुत क्लियर थी, एज आई सेड, कि अगर मैं अपने पैरों पे वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रेस्क्यू नहीं होने वाला है। मतलब क्या, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। और ये जब रियलाइजेशन हिट हुआ, मैं ये कहूँगा, लेकिन कितना समझ में आएगा लोगों को आई डोंट नो। डेथ और फेसिंग डेथ इज द बिगेस्ट फिल्टर फॉर लाइफ। बंदूक रख दो, जो इम्पोर्टेंट चीज है वही रहेगी, बाकी सब कचरा छूट जाएगा। सारे सपने, आपके सारे ईगो, आपका सारा किसी से दुश्मनी, सब चीजें छूट जाएगी ऐसे धुएं की तरह गायब। जिसको आपने इतना पास पकड़ के रखा था आपने, इतनी फालतू की चीज है। एंड यू नो एट दिस पॉइंट क्या वो एक चीज थी जो एकदम स्टूपिड लग रही थी। एवरेस्ट 9 साल मेरे लाइफ का इस पहाड़ के पीछे लगाया था। दैट मेंट नथिंग इन द फेस ऑफ डेथ। यू नो वॉट मेंट समथिंग? क्या आ रहा था माइंड में? एक ही चीज आ रही थी कि ऊपर वाले, तो उस पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता था। नो फूल लाइक अ यंग फूल, राइट? सो ऐसा मैंने कहा कि अगर आप सुन रहे हो, अगर हो, जस्ट गिव मी 30 seconds with my loved ones, with my parents and with my brother. Just 30 seconds. क्यों? ऐसे कोई enlightening बात थोड़ी करनी थी उनसे। Just that I love you and thank you. आपने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतने sacrifices किए, थैंक यू। बस इतनी सिंपल बात करने के लिए 30 सेकंड मांग रहा था। एंड तब एक चीज़ समझ में आई, समय एक बार गया तो गया, मौका एक बार गया तो गया। तो यही है कि चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि सपने ना देखो, लेकिन सपने देखो, लेकिन जो सिंपल सटल चीज़ें, जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना ज़िंदगी की, उसको हम बहुत
इग्नोर करते हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो लाइफ बहुत सिंपल है यार। और ये जैसे मैंने कहा ना, डेथ इज द बिगेस्ट फिल्टर फॉर लाइफ। मोस्ट पीपल व्हेन दे फेस डेथ दे डाई, they don't live after to see the life without all the nonsense। वो फिल्टर में जो कचरा छूट गया ना पीछे, उसके बाद मैं बच गया। So now the life that I live, it's very simple, I would say। एक्सप्लेन करना मुश्किल है, प्रायोरिटीज क्या है पता है, एंड हर चीज की अपनी जगह है, ये समझ में आया। गोल्स मेरा लाइफ नहीं है, पैसा मेरा लाइफ नहीं है, रिलेशनशिप्स मेरा लाइफ नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरा लाइफ नहीं है। हर चीज़ अपने जगह पर है। हम जब एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तब बाकी की चीज़ें पीछे छूट जाती है। ट्रू। और वो अचीव करने के बाद वो तो मिल गया, लेकिन बाकी की चीज़ें छूट गई, और वो रिग्रेट, वो बोझ हमेशा रहता है True. साथ में। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ पे भगवान से मैं बस 30 सेकंड मांग रहा हूँ, एंड वहाँ पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपने फैमिली के लिए। वो वीडियो है, और मैंने भी खुद ने आज तक नहीं देखा है। वो नहीं है मेरे में हिम्मत, आज भी हिम्मत नहीं है। मोटा मोटा याद है मैंने क्या बोला था उस वीडियो में, लेकिन मैंने आज तक वो वीडियो खोल के नहीं देखा, मेरे में हिम्मत नहीं है। वो वाज लाइक अ लास्ट मैसेज टू माई फैमिली, and it was a video filled with regrets. Though I achieved the biggest goal of my life, the video was filled with regrets. My last message on this, my last words and thoughts would have been of regret. And मैं अभी यही सोचता हूँ कि अगर आज जान निकल जाए इस शरीर से, वो आखिरी थॉट्स, आखिरी शब्द रिग्रेट्स के हो गए, या सेटिस्फैक्शन से चुप्पी में चला जा सकता हूँ मैं, या ये बाकी रह गया, ये करना है, वो करना है। करने का तो कोई अंत नहीं है। सो वो वीडियो तो मैंने आज तक खोल के नहीं देखा, बट वो वीडियो रिकॉर्ड किया, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा शेरपा को मैंने देखा, तो मैंने वीडियो बंद किया, बोल रहा हूँ दाई गड़बड़ है, देखो पैर चल ही नहीं रहा है। फिर मैं थोड़ा इमोशंस से बह गया था, सो मैंने बोला आप चले जाओ, देयर इज नथिंग यू कैन डू, एंड दिस इज अ अंडरस्टूड रूल दैट अगर आपको कोई बचा नहीं सकता, एज अ माउंटेनियर यू नीड टू हैव दैट, यू नो, कि जाओ, आप अपनी लाइफ रिस्क में मत लाओ। आई डिड दैट। वो भाई ने ग्लव्स निकाला, मेरे मुंह से मास्क निकाला, और ऐसा थप्पड़ मारा है ना मुझे उसने, कसम से, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। उसने मुझे बोला मेरी आंखों में देख के, आइदर वी बोथ डाई और वी बोथ लिव, आई एम नॉट लीविंग यू बिहाइंड। बोला भाई ये कैसा आदमी है, भगवान का आदमी है ये। एंड भगवान खुद तो आ नहीं सकते, भगवान ऐसे यस, एंड ही इज नो मोर Funurbuddai. He died of cancer last year, and I'm here because of him. यार, he figured out that मेरा oxygen cylinder was running empty, and it is so stupid, right? पूरा दिन हर 2 मिनट पे जो पाइप पे मीटर लगा होता है, वो हम देख रहे हैं कितना बाकी है, कितना खत्म है। उस ऑल्टीट्यूड पे आपका दिमाग सच में काम नहीं करता है। सच में काम नहीं करता मतलब क्या? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे छू, हाथ लगाओ, फटाक से आप देखोगे, वहां पर छुआ, ऐसा स्लो धीरे से चलता है, थॉट्स क्लियर नहीं होते। सो दिस गाय सॉ दैट माई ऑक्सीजन इज रनिंग एम्प्टी, एंड मेरे बैग में फुल सिलेंडर था, बट यू नो ऑल्टीट्यूड, तो दिस इज व्हेन एक्सपीरियंस्ड पीपल कम इन। सो उसने अपने मुंह से मास्क निकाला, मेरे मुंह पे लगाया फुल फ्लो पे। मीनवाइल उसने चेंज किया ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड लो बिहोल्ड एवरीथिंग वाज फाइन। 15 मिनट बैठे वहाँ पे, एंड सब ठीक हो गया। वो जो थप्पड़ मारा था उसने मुझे, भाई मजा आया, जान बच गई। उसने थप्पड़ मारा ना, मेरे माइंड में पहला थॉट था, आज अगर मेरे में ताकत होती ना, ऐसा लात मारता ना तेरे को, सीधा यहाँ से उड़ के बेस कैंप पहुंच जाता। नो, बट आई ओ माई लाइफ टू हिम। एंड वही बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए थे जिसमें लगा था भाई अब वापस नहीं पहुंचने वाले, एंड दैट इज व्हेन यू रियली स्टार्ट वैल्यूइंग लाइफ।
और लोगों को लगता है कि मैं तो नहीं मरूंगा, दूसरे लोग मरते, दूसरों की फ्यूनरल्स में जाते, मेरा नहीं होगा। पर होगा। और होगा, और जब वो टाइम आएगा, जब आखिरी चंद घड़ी होगी, तब रिग्रेट के साथ ना मरे, तो अच्छा। उसके हिसाब से लाइफ जीनी है बस। अब ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो रिग्रेट्स नहीं होंगे। रिग्रेट्स नॉट इन द वे आई लिव्ड, बट मेरे पेरेंट्स के पहले जाना, ये आई थिंक ये एक बर्डन हमेशा रहेगा अगर मैं अभी चला जाऊँ। नो पेरेंट शुड बर्न और बरी देयर चाइल्ड्स बॉडी। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को एक चीज़ प्रॉमिस की थी कि मैं आपके पहले नहीं जाऊँगा, एटलीस्ट पहाड़ों में नहीं, बिकॉज मैं मेरे सपनों के लिए पहाड़ों में जा रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सफर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ट्रू। एंड दिस इज द पेन ऑफ अ चाइल्ड लूजिंग देयर पेरेंट्स वर्सेस द पेन ऑफ अ पेरेंट लूजिंग देयर चाइल्ड। इसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। ट्रू। सो ये अभी अगर जाओ तो ये एक रिग्रेट रहेगा कि मेरे पेरेंट्स अभी भी है। उनके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू। जी लिया है भाई, समझ लिए चीजें इन मेनी वेज। ट्रू। सो आप बता रहे थे बेयर वाला इंसिडेंट। मनाली में थे हम लोग, जैसे मैंने कहा, एंड बेयर आ गया सामने। हम लोग 4-5 लोग थे। सारा ज्ञान था कि बेयर आता है सामने तो क्या करना पड़ता है, बट व्हाट यू कैन डू इज नॉट रन। द फर्स्ट थिंग, डोंट रन, फेस इट। दिखाओ कि तुम डरते नहीं हो, तुम भी हो, क्योंकि सेंस कर लेते हैं एनिमल्स। खड़े हो मतलब लड़ सकता है। किसी को लड़ना नहीं है, सबको बस अपना रुबाब दिखाना दुनिया में हर जगह। तो खड़े रहो। हमने भी बेयर के सामने, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक योरसेल्फ लुक बिग। डबल स्टिक है, हाँ, उनसे बड़ा। तो जैसे 2 स्टिक है तो हम लोग वेव कर रहे हैं हाथ में, आवाज कर रहे, चीख रहे, अग्रेशन दिखा रहे। तो उससे ही जस्ट टर्न अराउंड एंड गायब हो गया वो। बट भाई क्या बड़ा था वो। कितना फीट होगा? ऑलमोस्ट आवर हाइट, ऑलमोस्ट आवर 6 फीट मिनिमम यार। भाई क्या ऐसा 4 पैर ऐसे खड़ा हो तो भाई ऐसे लगता है कि अगर गला लगेगा ना तुम दिखोगे भी नहीं, इतना बड़ा है वो। डेंजरस मैन, बट क्रेजी। बट जानवरों का वही है ना, एज यू सेड दैट उनको उंगली ना करो ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रू। एनिमल्स ओनली अटैक यू इफ दे फील थ्रेटेंड, अनसेफ। यस, या फिर अगर उसका यंग वंस आसपास में है तो फिर तो भाई तुम बहुत ही खतरे में हो। अगर उनका बच्चा कब्ज आसपास में है, या तीसरा ऐसा कोई प्राणी है जो इंसान का मीट पहले चख चुका है तो खाने के लिए प्योरली, तो वो अटैक करेगा। बट ये 2 रीजंस, अगर आप उनको डराओ या उनका यंग वंस आसपास में है। एक माउंटेनियर बनने के लिए आप में भी मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी यूनिक स्किल्स हैं जो बहुत रेयर लोगों में होती हैं, और दूसरा क्या एक बेसिक आदमी को स्किल्स चाहिए अगर वो माउंटेनियर बनना चाहता है, और कौन सी चीज़ें ऐसे उसे देखनी चाहिए कि गॉड गिफ्टेड हों उसके पास तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अगर किसी को इच्छा है पहाड़ चढ़ने की, द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज टू साइन अप फॉर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। ये इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपको पहाड़ चढ़ना सिखाते हैं। इट्स अ 28 डे कोर्स जहाँ पे आपको रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्नो क्लाइंबिंग, नेविगेशन, रेस्क्यूज, वेदर कैसे रीड करते हैं, रोप्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड ऑल द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। A ग्रेड से क्लियर किया आपने तो आपको एडवांस कोर्स में जाने का चांस मिलेगा, जहाँ पे एडवांस टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है, और एक एक्सपीडिशन भी करते हो आप, एक एक्चुअल पीक क्लाइंब करते हो। ये हो गया। इसके बाद आपके पास स्किल्स इनफ है जिससे आप एक्चुअल एक्सपीडिशंस जा सकते हो। तो ये हो गया। अभी ये बेसिक और एडवांस कोर्स में आपने ABCD सीखा। आपको लिखनी किताब, तो उसके बीच का जो गैप है ना वो फिल होगा रियल एक्सपीडिशंस पे जाकर ही। जैसे छोटे पहाड़ हो गए, 5000 मीटर माउंटेन्स, 6000 मीटर माउंटेन्स, इन पीक्स पे जाके उन ABC का वर्ड्स कैसे फॉर्म करना है, वर्ड्स का सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, सेंटेंसेस से पेजेस कैसे लिखोगे, तो ये समझ आपको रियल लाइफ में पहाड़ चढ़ के ही आएगा। और ये पहाड़ उन्हीं के साथ चढ़ना है जो आपसे बढ़कर है, जिसको आप एज अ रोल मॉडल, मेंटर देख सकते हो, जो बहुत सालों से क्लाइंबिंग करते आ रहे। ये तो मैं ऐसे मैंने किया था कि जब भी एक्सपीडिशन पे जाओ सवाल पूछ के उस इंसान का दिमाग खराब कर देता था मैं। सो दैट इज हाउ आई वाज, राइट, स्पंज वेटिंग टू लर्न। तो
क्लाइंब विथ मेंटर्स, कोर्स करो, एक्सपीडिशंस करो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए विथ रियल मेंटर्स, एंड फिर देखो अपने रास्ते में क्या आता है, कहाँ जाना कोई भी नहीं मिल रहा तो फिनिक्स इज देयर. है. I'm the hardest mentor because to take somebody under me, I haven't found anybody yet. मैं आपको You are as a mentor very rude. not rude. मैं ना Strict. नहीं यार, मैं अगर कोई मुझे दिखे ना डिजर्विंग है, मैं उसको मेरी जान दे दूंगा. आई एम दैट काइंड. सो he or she should be worth that, right? True. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जैसे ना ये क्यों बोल रहा हूँ मैं. मेरा जो मेंटर है उसने मुझे अपने घर पे रखा 1 साल नोएडा में. 1 साल उसने मेरे खाने पीने का खर्चा उठाया. क्यों? क्योंकि उसने मुझे बोला कि मुझे तुझ में वही भूख दिख रही है जो मेरे में थी, और ये वही है जिसको मैंने 16 साल की उम्र का न्यूज़ कवरेज में देखा था. ये वही व्यक्ति है. सो ही केप्ट मी एट हिज हाउस. कि उसने बोला कि अगर मुझे कोई मेंटरशिप देता तो मैं आज कहाँ पे होता. तुझे इच्छा है, तुझमें भूख है, आ मेरे घर पे रह. आई विल टेक केयर ऑफ यू. यू जस्ट ट्रेन. आई विल मेंटर यू. यू जस्ट ट्रेन. जब मैं वापस आ रहा था जाने के पहले उसने मुझे एक पत्थर दिया. ये पत्थर है एवरेस्ट से. समिट से? यस. दिस डज नॉट बिलोंग इन नोएडा. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो पुट इट अप देयर. अब तो मैं बोला अब तो चढ़ना पड़ेगा. सब रीजन बेकार है, ये एक रीजन है. मेरे गुरु ने मुझे बोला है अब तो करना पड़ेगा. ट्रू. जब मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, वो पत्थर रखा एंड एक और पत्थर उठाया. अब वो किसी और को दूंगा. यस. क्यों? क्योंकि जब उसने पत्थर दिया मुझे, गॉट वेरी इमोशनल. मैंने उसको पूछा हाउ डू आई रिपे यू. इतना खर्चा, इतना आपने जान लगाई मेरे पे, हाउ डू आई एवर रिपे यू. ही सेड जब तुझ में कोई और पार्थ दिखे, गिव योर लाइफ टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू. ट्रू. सो वो पत्थर मैं लाया हूँ, आज भी मुंबई में मेरे घर पे पड़ा हुआ है, वेटिंग टू गो बैक विद समबडी हु आई मेंटर. कई बार मैं वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे जहाँ पे एक योगी बैठा, आपने भी देखी होगी, वो योगी बैठा बर्फ के अंदर, वो पूरा ऐसा कवर्ड है. और ऐसा बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जहाँ पे योगी इतने हाई एल्टीट्यूड में बिना जूते के नंगे पाँव चल रहे होते हैं. क्या आपका कभी कोई इनकाउंटर हुआ ऐसे योगी से, या आपने कभी ऐसा अननेचुरल इंसान देखा हो कि यार ये हम लोग यहाँ पे इतने सारे किट और इक्विपमेंट्स के साथ हैं और ये ऐसे ही घूम रहे हैं? यार आप जब इज इट रियल? नो, एब्सोल्युटली रियल मैन. एंड आप जब ऐसे योगीज के सामने आते हो, आप अननेचुरल फील करते हो. इतना ताम झाम लेके चल रहे हो और वो बस ऐसे ही है, वैरागी एकदम बढ़िया. यू फील अननेचुरल एंड यू फील एंटाइटल्ड. आपको लगता है कि साला आप कितने छमिया से हो. और इनको देखो ऐसे. नो, बट आई टेल यू अबाउट इंसिडेंट जो आई थिंक मैंने पहले कहीं शेयर नहीं किया आज तक. ये चलो एक्सक्लूसिवली फॉर अस. हम लोग गए थे यहाँ पे विंटर एक्सपीडिशन में उत्तराखंड में. एंड पहला जो स्टे था हमारा, गुफा थी एक, वहाँ पे हम लोग ने सोचा था कि टेंट लगा के सोएंगे. बहुत ठंडा. गांव वाले भी ऊपर नहीं जाते इस टाइम पे तो अपने हर्ड को चराने. सो हम लोग गए ऊपर और सनसेट का टाइम था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था. 6:15 6:30 स्लोप है और एक गुफा जहाँ पे हमको रहना है वो दिख रहा है. वहाँ से धुआं निकल रहा है. हम लोग बोल रहे ये धुआं अभी कौन है यहाँ पे. चलो ठीक है, कोई होगा, शेपर्ड वगैरह ही होगा, और कौन होगा ना यहाँ पे. हम लोग गए, आग लगी है, छोटी सी धुनी लगी है, और एक योगी एकदम स्ट्रेट बैक, पतला एकदम. अरे ये ऐसा स्ट्रेट बैक से बैठा हुआ. क्या हाइट होगा? हाँ? मतलब किस ये तो ज़्यादा ऊंचा नहीं, 9,000 10,000 फीट. अच्छा 9,000 फीट. इतना ऊपर नहीं था ये. एंड जिस तरह से बैठे थे वो, ऐसा स्ट्रेट बैक किसी का नहीं देखा आज तक. ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है ये मैं क्या देखा था हमने. हमने बोला नमस्ते गुरुजी. बोलते रहे कहाँ चले बेटा आप लोग. हमने बोला बस ये पहाड़ चढ़ने जा रहे. बोलता है अच्छा विंटर में जा रहे हो आप लोग. एकदम मस्त कैजुअली बात कर रहा है एकदम. हम लोग क्या सोचते गुरुजी कैसे एकदम प्रॉपर बेटा, ऐसे नहीं, अरे ऐसे एकदम बात कर रहा है कैजुअली. मैं बोल रहा ओके चिल गाई,
नाइस। तो हमने हमारा टेंट वगैरह सेटअप किया वहाँ पे उनके पास में ही? हाँ, गुफा से थोड़ा साइड में, हम्म बिकॉज खुले में सोना बहुत ठंडा है। हम्म तो टेंट के प्रोटेक्शन में थोड़ा सोना ठीक था, विंटर एक्सपीडिशन है। सो लोग सो गए, फिर मेरे को आया रात को सुसु, और वो पी बॉटल मिले ना, तो मैं गया बाहर, और वो अभी भी ऐसे ही बैठे थे। वो बोलता है आओ बैठो। मैं बोला मुझे सुसु लगी है, जाके आओ फिर आ जाओ। बैठा मैं उनके पास, तो फिर मुझे उन्होंने पूछने लगे कि कहाँ से हो, क्या है, ये है वो है। फिर मैंने उनको उनके बारे में पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, आपकी उम्र क्या है। उन्होंने जो जवाब दिया उससे मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। उन्होंने कहा मैं 250 साल का हूँ। मैं बोल रहा हूँ मजाक कर रहा है शायद। बोला गुरुजी 250 साल मतलब, बोलते हैं 250 ईयर्स ऐसे। मैं बोला मुझे 250 साल पता है भाई, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मैंने बोला ये क्या पूछूं मैं। तो बोल रहे हाँ मेरे गुरु ने कहा है कि आने वाले 70 और 80 ईयर्स कुछ तो बोला उन्होंने, मेरा शिष्य पैदा होने वाला है वापस, तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या बोल रहा है तू, मतलब अब ठंड तो नहीं चढ़ गई? हाँ लॉजिकली सोचो आप, वी आर वेरी लॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स, ये शहर वाले सो कॉल्ड लॉजिकल, राइट। मैं बोल रहा क्या बना रहा है हमको तू। फिर उन्होंने बातें करनी शुरू की, और एक होता है ना, मेरे में उतनी समझ है कि कोई बना रहा है और जब कोई सच बोल रहा है उतना फर्क दिख जाता है। और फिर जैसे जैसे मैं उनको देख रहा हूँ ना अटेंशन से, अंदर एक चमक है उनके, रेडियंस वो दिख रही है मुझे कि भाई ये कुछ अलग इंसान है। और बहुत सारी बातें हुई, एंड मैंने उनको फिर बोला कि मुझे भी आपसे दीक्षा लेनी है, क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हो। और क्रिया दीक्षा मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू हैपन टू अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारे शास्त्रों में और हिस्ट्री में, धर्मों में कहा गया है कि एक गुरु जब एक स्टूडेंट को स्पिरिचुअल पाथ पे इनिशिएट करता है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैपन टू एनी ह्यूमन बीइंग। तो मैंने पूछा उनको, उन्होंने बोला नहीं तुम किसी और की जिम्मेदारी हो। मैंने पूछा किसकी? मैं वो ढूंढ रहा हूँ गुरु। तब तक वो एक पैरेलल कहानी है, एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद ये जो मेरा डेथ का वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, आई वाज रियली सर्चिंग फॉर व्हाट दिस लाइफ इज रियली अबाउट, बिकॉज मुझे लगा था कि एवरेस्ट क्लाइम करके लाइफ विल बी एब्सोल्युटली फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड। क्लाइम कर लिया, आ गया, मालूम पड़ा कि भाई एक्सटर्नल थिंग्स में कितना भी अचीव कर लो, इट इज़ नेवर इनफ। Millionaires want to be billionaires, billionaires want to be 100 billion, 500 billion, जो भी that is never, that is always next. अचीव कर लो, there is always next. तो ये next का एंड गोल क्या है, ये सवाल मेरे को इतना परेशान कर रहा था एवरेस्ट के बाद। तब जाके ये गुरु से एनकाउंटर हुआ। कुछ उनका ऐसा पता चला कि इज इट रियल, और क्या आपने साथ वाले लोगों को बताया? सो मैंने जब उनको पूछा ये सब सवाल कि एवरेस्ट क्लाइम किया मैंने और ये है वो है करके, फिर भी ज़िंदगी में ये है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, क्या कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, इंसान कहाँ ढूंढे जाके उसको फ्रीडम मिले, शांति मिले, एक यू नो वो नेक्स्ट कब तक चलेगा, छूटता नहीं है। बहुत रियल चीज़ है ये। ट्रू। तो मैं ये सवाल पूछे जा रहा हूँ उनको, ऐसे बैठे स्माइल कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ मारा ऐसे, मैं आउट हो गया, बेहोश हो गए। बेहोश ठंड में, विंटर में। हाँ। तो यू आर वेयरिंग योर किट, ऐसा पहना हुआ था कि नहीं? जैकेट वैकेट पहना था। और फिर मैंने अपने शरीर को एब्सोल्युटली एज अ थर्ड पर्सन देखा। जैसे आप अगर मुझे देख रहे हो, मैं जैसे दिखूंगा ना आपको, बिल्कुल वैसे मैंने अपने आप को देखा। मेरी चेतना को, मेरे कॉन्शियसनेस को उन्होंने मेरे शरीर के बाहर निकाल दिया था। उनको भी देख पा रहा हूँ मैं, और मुझे देख रहे हैं ऐसे ऊपर।
मेरी कॉन्शियसनेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक सेकेंड, बट आफ्टर अ सेकेंड इट स्टार्टेड फीलिंग वेरी फेमिलियर समहाउ. शरीर में रहे हो आप 80 साल फॉर एग्जाम्पल, बिना शरीर के कितना रहे हो आपको नहीं पता, मे बी वो ज़्यादा है टाइम वाइज. सडनली इट फेल्ट वेरी फेमिलियर बीइंग विदाउट बॉडी. एंड उन्होंने धक्का जैसा मारा मुझे, एंड इट पुश्ड मी इनटू अ रेल्म जहाँ पे मुझे मेरे गुरु का चेहरा दिखा, जिनको मैं आज तक मिला नहीं, तब तक मिला नहीं था. वो चेहरा दिखा मुझे. अब मिले? बिल्कुल. एंड इट टर्न्स आउट वही सेम चेहरा था, सेम गुरु का उन्होंने दर्शन दिया. सपना मुझे तो नहीं था? हाँ, नींद तो नहीं टूट गई उसके बाद? लॉजिकली वी कैन आंसर, वी कैन क्वेश्चन ऑल दीज थिंग्स. 2 साल से क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं ये क्या था, लेकिन पर ऐसा पता ही नहीं चला कि इज इट अ ड्रीम और रियलिटी और ये सच है, या क्या पता रात को आप उठे ही ना हो. as far as my मॉर्निंग में जब उठे तब कहाँ थे? as far as my reality is concerned, it is absolutely real. as far as me, मुझे पता है क्या सपना है क्या सच है. शरीर की तरफ खींचे ला रहे थे मुझे वो. शरीर के ऊपर हवर कर रहा हूँ मैं, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, गंदा लग रहा है. एब्सोल्यूट बर्डन फ्री व्हेन यू आर विदाउट बॉडी. वो मेरे लिविंग रियलिटी में है. मैं रेजिस्ट कर रहा था और वो गुरु ने मुझे बोला बाद में कि वो 1 सेकंड के लिए डर गए थे कि वापस ना आए शरीर में तो मर जाएगा ये तो, मतलब एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड आई विल बी डेड. या, बट आई वाज सो मच बेटर विदाउट दैट बॉडी, विदाउट दिस बॉडी. अभी ये सब, ये तो मुझे पता है, ये तो सब अभी वेट कर रहा हूँ कब छूटे, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद जो है वो तो बहुत बढ़िया. फिर उसने वो लाए और मुझे, मैं आँख खुली और उन्होंने बोला अच्छा बेटा सो गए थे आप? मैं बोला हाँ शायद सो गया था करके. बोले जाओ जाओ सो जाओ टेंट में. मैं बोला भाई क्या हो गया यार, सो गया शायद, सपना आ गया, थका हुआ था ऑब्वियसली, ट्रैक करके आया हूँ. चलो टेंट में चला गया सोने. फिर ये विजुअल्स अपने शरीर को देखा. मैंने बोला बड़ा अजीब सपना रहा होगा ये, अपने शरीर को ऐसे देखना, ऐसा कैसा सपना. और फिर ये गुरु ने मुझे धक्का मारा कहीं पे, और फिर मुझे एक चेहरा दिखा, एक तेजस्वी चेहरा, और उनके पैरों पे मैं बैठा हूँ, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, ऐसा अपना विजुअल देखा मैंने. क्या है ये सब. नेक्स्ट डे जब मैं उठा वो आदमी था नहीं. चलो आदमी शायद चला जाए, चलो आग लगी है, बुझ गई है, ऐश तो थी, ऐश भी साफ कर दिया, लेकिन थोड़ा कालापन तो रहेगा ना, थोड़ा तो ऐश का दाग रहेगा ना. वो भी नहीं. फिर मुझे याद आया, हम सबको याद आया कि आग लगी है. आग को चालू रखने के लिए लकड़ी घास आसपास में रखते हो ना एक्स्ट्रा, की धीरे धीरे डालो अंदर. कुछ भी आसपास में नहीं था, आग बस चले जा रही है अपने आप, कोई लकड़ी कोई घास कुछ. सबने देखा ये? हाँ आग का तो सबने देखा कि भाई लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं था इसके पास, कहाँ से. फिर मालूम पड़ा ये कोई साधारण जीव नहीं था. तो इतने सालों से जो कहानियां हम सुनते हैं हिमालयाज में योगी बसते हैं, बिल्कुल सच है, एक अनुभव है. एक सबसे बड़ा मिथ हो रहा है. आई डोंट नो, मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ कि ये रियल है कि नहीं है, बट मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहा हूँ और अभी मेरा तो माइंड ब्लो हो गया. सेम भाई सेम. ठीक है, आज तक भी ब्लोन है. हाँ, आई डोंट नो कि शायद मेरे साथ कभी हो तो मैं भी इस चीज़ पे ट्रस्ट करूँ. ढूंढने जाओगे तो मिलेगा. एक टॉपिक और है. लोग बोलते हैं जब पहाड़ों की बात आती है तो द ग्रेट येटी. अरे येटी को तो ये रणवीर भाई ने फेमस कर दिया हमारे. तो येटी बहुत फेमस है कि बहुत सारी चीज़ें इस पे थ्योरीज भी हैं, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं. और आप तो हिमालयाज में ट्रैक ही कर रहे हो. सो ऐसा कोई आदमी मिला हो जो इस चीज़ का प्रूफ दे रहा हो, या पहले तो येटी बता दीजिए जिन लोगों को नहीं पता क्या है. येटी इज अ मिथिकल क्रीचर ऑफ द हिमालयाज. नॉट प्रूवन, इसके लिए द वर्ड मिथिकल. हाँ, अगर होता तो फिर मिथिकल वर्ड गायब ही हो गया. कहते हैं 10-12 फीट
हाइट है। भालू को सोचो, अब भालू कैसा होता है ना, हाँ। भालू खड़ा हो 2 पैर पे, उसको और दुगना साइज कर लो, सींग विंग है, हाँ, ह्यूमन जैसा दिखता है थोड़ा, थोड़ा 2 human, पाँव पे चलता है। हाँ 2 पाँव पे चलता है, भालू वाले बाल है। तो आपको एक कहानी सुना दो फटाक से। हम एवरेस्ट पे थे, बेस कैंप पे क्लाइंब करने गए थे तभी, ठीक है। तो हमें रात को पिक्चर्स लेने थे, तो हम लोग बेस कैंप के बाजू में एक हिल है, वहाँ पे ऊपर जाके बेटर व्यूज आएगा नाइट स्काई वगैरह का। तो हमने 2 लोग ने प्लान किया था हम ऊपर जाएंगे रात को, टेंट लेके 200 मीटर 300 मीटर ऊपर, और गए रात को। फिर वहाँ पे सोएंगे, कोई नहीं है, वो हम लोग 2 ही है ऊपर, ठीक है। रात को पत्थर की आवाज़ आती, पूरा पत्थर वाला ट्रेन था, स्लोप, पत्थर पे चलते तो कैसी आवाज़ आती, पत्थर से पत्थर जब टकराते हैं तब। क्या है, कौन इधर इतना रात को 4 बजे 3 बजे कौन आया ऊपर। अबे बाहर से ऐसे आवाजें आ रही चारों साइड से, कुछ कुछ आवाजें आ रही है, और ऐसे टेंट को हिला रहे। मैंने बोला टेंट को हिला रहे, मालूम पड़ रहा है कुछ तो है बाहर। मालूम पड़ता है ये हमारे शेरपास थे जो रात को डराने आए ऊपर हमको, येटी 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 करके। बिकॉज उस दिन शाम को येटी की बहुत गंभीर चर्चाएं हुई थी टेंट में। होती है, माउंटेनियर्स करते हैं येटी की चर्चा। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने जाओ खुम्बू वैली में, नेपाल में खुमजुंग करके एक गांव है, वहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे फिजिकल प्रूफ ऑफ येटी रखा गया है वहाँ पे। जैसे उसके कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स या कुछ कुछ फर, ये चीज़ें वहाँ पे रखी गई है म्यूजियम में देखने के लिए आपके। और अकॉर्डिंग टू यू है या नहीं है, बट उन्हीं को दिखेगा जो थोड़े स्पिरिचुअली इवॉल्व है और जिनका वो उस लेवल का परसेप्शन है। और येटी ऐसे आपको डराने नहीं आएगा जैसे ये योगी भी मेरे लाइफ में क्यों आए। उनको कुछ दिखाना था, कुछ रीजन था हमारा मिलना। तो येटी का भी कुछ ना कुछ रीजन अगर है आपका पाथ क्रॉस होने में, तब भी जाके वो आपको दर्शन देगा, ऐसे नहीं देगा। है, डेफिनेटली है, और बहुत कुछ है जो नहीं मालूम पड़ा है लोगों को। लेकिन ये उस प्लेन में रहते हैं विच इज बियॉन्ड 3 डायमेंशंस। तो वो 3 डायमेंशंस 3rd डायमेंशनल प्लेन में तभी आएंगे जब आपको जरूरत है उनकी। है, बिल्कुल है, लेकिन आप तैयार हो कि नहीं। कोई ऐसा आदमी मिला जिसने कभी ऐसा? यस। कौन है? वहाँ पे एक शर्पा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत ही फेमस है अभी। तो उन्होंने देखा था ये थी, तो उन्होंने कहानी आप बताई थी। और एक योगी है हमारे कंट्री में, श्री एम करके, SRI श्री एम, तो उनके काफ़ी वीडियोस है येटी एनकाउंटर के साथ, तो उसको आप देख सकते हो। तो उनको मैं मिला था एक बार, तो उन्होंने मुझे, तो है लोगों ने जिसने देखी है। अभी वही है ना, जब तक आपके अनुभव में ना आए तब तक आप मानो ना मानो आपके ऊपर है। एंड इट इज़ ओके, इट इज़ बेटर टू नॉट ब्लाइंडली बिलीव इट, ट्रू, बट टू सीक। और मैं तो ये कन्वर्सेशन को इतना कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट आज समय यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि और बहुत सारी बातें करनी फ्यूचर में आपसे पहाड़ों के बारे में जो रह गई हैं इस पॉडकास्ट में। ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम बात करें, सो हम डेफिनेटली बात करेंगे उस टॉपिक पर। सो नीचे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक डाल दीजिए ताकि हम फाइनली उस टॉपिक पे भी बात करें। और ऐसा कोई क्वेश्चन हो माउंटेन्स को लेकर, एवरेस्ट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पार्थ के चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी देखो। और अगर लगता है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कुछ और टॉपिक पे होना चाहिए तो वो भी बताओ ज़रूर, वी विल इनवाइट हिम अगेन। ठीक है, डू यू हैव एनी अदर मैसेज फॉर द पब्लिक? नो यार, मैसेज तो क्या है, बस मुझे एक चीज़ आपके बारे में कहनी है। आई केम इन टू दिस न्यू स्टूडियो, न्यू ऑफिस ऑफ योर्स, एंड जैसे ही अंदर आए, एक एनर्जी कहो उसको, वाइब कहो, ये शब्द बहुत छोटे हैं कंपेयर टू व्हाट वन फील्स। एंड दिखता है कि मेहनत से, ऑनेस्टी से एक स्पेस बनाया है आपने और ये इनिशिएटिव ले रहे हो, तो वेरी हैप्पी टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्पेस एंड योर स्क्रीन टाइम। एंड अच्छा लगा कि एक पहाड़ चढ़ने वाले की कहानी सुनने को आपको लगा कि वर्थ इट है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया
तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।